नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच नए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर लंबा तनाव देखा गया, पर आखिरकार सर्वोच्च अदालत को 5 नए जज मिल गए। देखिए राष्ट्रपति ने किन किन जजों के नामों को देश की सबसे बड़ी अदालत में जस्टिस नियुक्त किया है। 2 महीने की देरी के बाद आखिरकार केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई। पिछले कई दिनों से लगातार न्यायपालिका और सरकार के बीच माहौल गरमाया हुआ है। इसके बावजूद केंद्र ने जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर जजों की नियुक्ति के वारंट जारी किए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कानून मंत्री ने सभी जजों के नाम की लिस्ट पोस्ट की, जिसमें बताया गया कि 3 जजों को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रमोट कर सर्वोच्च अदालत का जज नियुक्त किया गया है। बाकी दोनों जज भी अलग अलग हाईकोर्ट से संबंधित रहे हैं। पहले आपको उन 5 जजों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिला है। जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1982 में अपनी ग्रेजुएशन की थी। इसके बाद उन्होंने LLB मेरठ कॉलेज से किया था। वो 1985 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनवरी 2021 में उन्हें जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। जस्टिस संजय करोल। 11 नवंबर 2019 में जस्टिस संजय करोल को पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो त्रिपुरा में चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त थे। जस्टिस करोल ने त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक इन चीफ के साथ साथ त्रिपुरा न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनका जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ था। जस्टिस PV संजय कुमार। जस्टिस PV संजय कुमार ने 2021 में मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाली थी। इससे पहले वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बतौर जज नियुक्त थे। जस्टिस कुमार का 14 अगस्त 1963 को जन्म हुआ था। इनके पिता P रामचंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल थे। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह को 20 जून 2011 में पटना हाईकोर्ट में जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर 2021 को किया गया था। इसके बाद पिछले साल जून में उनका ट्रांसफर फिर से पटना हाईकोर्ट में किया गया था। उनका जन्म 11 मई 1963 को हुआ। वो बिहार स्टेट काउंसिल से 27 सितंबर 1991 से जुड़े हुए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा। जस्टिस मिश्रा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1988 में लॉ ग्रेजुएशन की थी। जस्टिस मिश्रा 12 दिसंबर 1988 को एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल हुए। उन्हें सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड्स में प्रैक्टिस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। बता दें, इस मसले पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में तनाव का माहौल चल रहा था। जजों के नाम पर केंद्र की मंजूरी में देरी से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज करने वाला होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमें कोई वार्निंग नहीं दे सकता है। रिजिजू के मुताबिक वो जनता के सेवक हैं। मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है। भाई, इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं। हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है, और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं। वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। बाद में 31 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 2 और नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वही कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों पर लगातार सवाल उठाते आ रही हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम है क्या और केंद्र सरकार की मांग आखिर है क्या। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति यानी कि ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं। कॉलेजियम में 5 मेंबर्स होते हैं। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज मेंबर्स होते हैं। हालांकि अभी कॉलेजियम में 6 जज मेंबर हैं।
कॉलेजियम नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजता है। ये सुझाव प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों को नियुक्ति किया जाता है। देश में कॉलेजियम सिस्टम 1993 में लागू हुआ था। केंद्र कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करना चाहता है। इसके लिए कानून मंत्री ने सीजेआई को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही चाहता है। इस बात का जिक्र हो रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री के बीच में कहीं न कहीं कुछ बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ मुंबई में पत्नी एंड्रिया हेविट ने एक शिकायत दर्ज करा दी है। विनोद कांबली पर उनकी पत्नी ने मारपीट करने का आरोप लगा दिया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि विनोद कांबली ने शराब के नशे में उन्हें कुकिंग पैन पर हैंडल फेंक कर मारा है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है और आखिर पूरा मामला है क्या, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विनोद कांबली की शर्मनाक करतूत, नशे में पत्नी को मारने का आरोप। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर विवादों में फंस गई। इस बार उनके खिलाफ पत्नी एंड्रिया ही खड़ी हो गई है। कांबली के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एंड्रिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एंड्रिया के मुताबिक शराब के नशे में विनोद कांबली ने न केवल उनसे गाली गलौज की बल्कि बेरहमी से उनकी पिटाई भी कर दी। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। बांद्रा पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस देने के लिए विनोद कांबली के घर पहुंची। उन्हें पुलिस के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया। कांबली के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 504 के तहत केस दर्ज किया गया। शराब पीकर पत्नी को गालियां दी और उनकी पिटाई कर दी। नशे में पत्नी को खाना बनाने के पैन के हैंडल से मारा। बल्ले से पत्नी पर हमला किया। कांबली ने नशे में बेटे को भी गालियां दी। जानकारी के मुताबिक पत्नी को पीट रहे विनोद कांबली को जब बेटे ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चे के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस के मुताबिक मारपीट के बाद एंड्रिया पहले बाबा अस्पताल गई और वहां से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें, कांबली ने भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच खेले हैं। 6 शतक के साथ कुल 3561 रन बनाए हैं। कांबली ने 4 शतक टेस्ट में और 2 शतक वनडे में लगाए। 1991 में शुरू हुआ कांबली का कैरियर 9 साल में खत्म हो गया। कांबली ने 2000 में आखिरी मैच खेला था। बता दें, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच काफी अच्छी दोस्ती रही है। एक जमाने में इनकी जोड़ी को जय वीरू का नाम दिया गया था। स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच जान पहचान है। सचिन ने 9 साल और विनोद कांबली ने 10 साल की उम्र में एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दोनों भारतीय क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रहे थे। 1992 में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खेला था, लेकिन सचिन की तरह कांबली लंबे समय तक भारत के लिए नहीं खेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 महीनों में ही राजस्थान में 3 सभाएं कर चुके हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की बढ़ती सक्रियता का मैसेज क्या है? द जेसी शो के स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस सवाल पर क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट राज्य लगातार बनता जा रहा है, हम देख रहे हैं। और केवल पिछले 2-3 महीनों में ही हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी सक्रियता वहां पर दिखी है। 3 सभाएं हो चुकी हैं और अब 12 फरवरी आने वाली है और डॉक्टर किरोड़ी का ऑलरेडी उन्हें जो आमंत्रण मिला हुआ है, तो दौसा में फिर वो सभा करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कितनी सक्रियता राजस्थान में, ये क्या मैसेज है, इसे कैसे देखते हैं? पहला सेंटेंस है उनका, राजस्थान का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आज हम कांग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, राहुल को डिस्कस कर रहे हैं, और राहुल को डिस्कस कर रहे हैं तो पहली अग्नि परीक्षा राजस्थान को लेके है। इसलिए राजस्थान क्या है कि ओवरशैडो कर रहा है सारे इस प्रोग्राम को या डिस्कशन का शो को जो है। और रही बात मोदी की, तो मैंने आपसे कहा कि इंडिकेशन जो है उस तरह के है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा गुजरात की तरह। वो 156 की थीम यहाँ भी रिपीट होने की बात है। गहलोत कह रहे हैं कि मैं 156 लाऊंगा,
ठीक है ना, कंपटीशन है आपस में जो है। तो उनका जो बार बार राजस्थान आना, 3 यात्राएं हो चुकी हैं, चौथी होने वाली है, आगे होने वाली है, और बाद में अमित शाह मैदान में आ जाएंगे ऑपरेशनल मैकेनिज्म के लिए जो है। तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही कहाँ है उनको, कोई नहीं चाहिए उनको। तो इससे इंडिकेशन मुझे मिलता है कि राजस्थान इलेक्शन विल फोकस्ड ऑन नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, इस तरह से। बाकी आने को CR पाटिल भी आ जाएंगे, JP नड्डा भी आते हैं, बाकी सब लोग आते हैं। नड्डा आजकल काफ़ी लाइमलाइट में, एक्सटेंडेड के बाद में काफ़ी मतलब लाइमलाइट में, और काफ़ी प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट लोगों में गिनती होती है जैसे, और प्रचार भी अच्छा करते हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, राजस्थान भी आएंगे। लेकिन मेन जो राजस्थान का इलेक्शन है, इस मोदी के बार बार आने से सक्रियता से लगता है कि मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। सर, यात्रा शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद लोकप्रियता के पायदान पर राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? राहुल गांधी देखो, उसका ऑल इंडिया जो पॉपुलरिटी ग्राफ था वो 50% है, ठीक है। पिछली बार 40 था 1 साल पहले, उससे पहले 54.5 था, 54.5। तो उस मैच को तो उसको नहीं कर पाया, लेकिन ग्राफ बड़ा है। लेकिन जब उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं एज विज़ एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है, तो नरेंद्र मोदी 60 पे हैं, 60.6, 61 मतलब जो है, ये 29.9 मतलब 30, तो जस्ट डबल है। लेकिन राहुल गांधी हैज़ इम्प्रूव्ड, इसका जो ग्राफ है, आप इसका ग्राफ देखिए, वहाँ बढ़ा है। जो राज्य हैं उधर के, केरल, तमिलनाडु, उधर उसका DMK उधर जो है, और आपका दूसरा कौन सा, केरल, तमिलनाडु और उधर उड़ीसा वगैरह, वहाँ उसका ग्राफ बढ़ा है। पंजाब हरियाणा में थोड़ा ग्राफ बढ़ा है, राजस्थान में पहले से ठीक ठाक था उनका जो है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उसका ग्राफ बढ़ा है, और उस पैटर्न पे जाएं तो 10% ग्राफ उसका बढ़ा है। बट कंपेयर टू नरेंद्र मोदी ही स्टिल एट 50%।